मैं आपका होस्ट विश्वजीत घोष आज आपके सामने ला रहे हूँ एक डिफरेंट टॉपिक, जो कि नॉर्मली आप जानते ही हैं कि डिफरेंट टाइप का वीडियो मैं दे रहा हूँ मेरे चैनल पे। लेकिन आज जो मैं देने जा रहा हूँ वो एक्चुअली मेरे प्रोफेशन से सूट करता है। एज अ कॉमर्स पर्सन दिस टॉपिक सूट्स मी अ लॉट। टॉपिक का नाम तो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि है टॉप म्यूचुअल फंड्स इन 2021। एक्चुअली मैंने ये क्यों चूज़ किया, बिकॉज देखिए अभी एज ए मिडिल क्लास फैमिली और एनी क्लास ऑफ फैमिली, अगर कोई भी इंसान कोई भी पर्सन सभी क्या चाहता है, कुछ सेव करने के लिए। अब वो सेव करेंगे कहाँ पे? वो सेव करेंगे बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस पे जाके। लेकिन अभी जो हाल है बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, जो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स है, फिक्स डिपॉजिट बोलिए, रिकरेंट डिपॉजिट बोलिए, बात एक ही है, इंटरेस्ट एक ही मिलेगा। अब वो कितना मिलता है? 5.4%, 5.5%, मैक्स टू मैक्स 6%। सो वो तो आपका इंटरेस्ट भी बीट नहीं कर पा रहा है ना। तो इसलिए एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जो कि देखिए शेयर तो है, शेयर मार्केट है। अब शेयर मार्केट में रॉ शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आप एक शेयर में इन्वेस्ट करोगे, हो सकता है आपका फ़ायदा हो सकता है आपका नुकसान हो, तो उसमें तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो आप अगर शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अगर खुद का दिमाग लगा सकते हो, मार्केट फॉलो करते हो, तो ठीक है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद मैनेज नहीं कर पाते हो, अगर आपके पास उतना टाइम है नहीं कि आप शेयर में पैसा लगाओगे, उसके बाद मार्केट में बैठे रहना पड़ता है। अगर आप कहीं भी जॉब करते हो तो आप पूरा दिन तो मार्केट में बैठ नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे? उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। वैसे म्यूचुअल फंड तो बहुत दिन से है, बहुत साल से है, बट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक, जो कि मार्केट में अभी अवेलेबल है। अगर आप अपना पैसा बनाना चाहो, देखिए पैसा आपका है, आपको समझना है आपको पैसा कहाँ भी इन्वेस्ट करना है। सो ये जो म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है, पहले ये आपको थोड़ा बहुत जानना है कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है। डिफरेंस क्या है शेयर्स म्यूचुअल फंड के बीच में? शेयर्स माने आपको एक शेयर में पैसा लगा रहे हो। सपोज आप रिलायंस में पैसा लगा रहे हो, तो आपका टोटल पैसा जो आप लगाए 1 लाख रुपए मान लो आप लगाए रिलायंस में, चलिए लगा लिया। आप जो 1 लाख रुपए पैसा रिलायंस में लगाए, आपका पूरा पैसा रिलायंस में इन्वेस्टेड है। अब ये आपका डिपेंड करेगा रिलायंस का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर रिलायंस का वैल्यू बढ़ रहा है तो चलिए अच्छा है, आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन अगर घट रहा है तो आपका पैसा घट जाएगा। सो ये कॉम्प्लीट डिपेंड करता है पर्टिकुलर वो शेयर के ऊपर। ये आप 2-3 शेयर ही परचेस कर सकते हो। आप सोच सकते हो 2-3 शेयर ही परचेस कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। आपका मेन पोर्टफोलियो वो 2-3 स्टॉक के ऊपर ही डिपेंड करेगा। वो अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो रिस्क ज़्यादा है, मेन थिंग्स आई वांट टू से। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाओगे तब क्या होगा? म्यूचुअल फंड में अगर लगाओगे, एक म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि एक फंड मैनेजर से मैनेज होता है। जो लोग क्या करते हैं, जो लोग वो फंड्स को मैनेज करते हैं, और एक फंड्स में, एक म्यूचुअल फंड में करीब आप बोल सकते हो 50-60 स्कीम रहता है। तो उसमें रिस्क तो है, रिस्क के बिना रिटर्न नहीं मिलता है। आप अगर रिस्क ना लोगे रिटर्न नहीं मिलेगा। तो वो फंड में क्या होता है, जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। अब वो लोग क्या करता है, 50-60 स्टॉक एक फंड में है, तो उसमें आप समझ सकते हो रिस्क कॉम्पैरेटिवली घट जाता है। अगर मान लो आप उसमें से 60 में से 40 स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है, 20 का घटा है, फिर भी आपका एवरेज क्या होता है, बढ़ रहा है। उल्टा भी हो सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर इन कंपैरिजन टू स्टॉक वो घट जाता है। मेन बात वही है। अब उसमें टोटल चीज़ फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, आपको सोचने का बात नहीं है। आप सिर्फ देखो आपका पैसा फॉलो करो, कितना इंक्रीज हो रहा है व क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। 6 महीना बाद 6 मंथ्स बाद आप फॉलो करो। आप अगर देख रहे हो कि पैसा इंक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, आप वहाँ से शिफ्ट करो दूसरे में, ये आप काम कर सकते हो। लेकिन हर रोज़ वो मार्ट में देखने का ज़रूरत नहीं है आपको।
आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हर रोज वो क्या हो रहा है, हर रोज वो वैल्यू बढ़ रहा है ना घट रहा है, आपका वो हेडेक नहीं रहेगा जैसे शेयर में होता है। अब इसीलिए मैंने क्या किया, कुछ टॉप म्यूचुअल फंड्स इन 2021 क्यों? बिकॉज ये देखिए फंड में ऐसा होता है फंड्स कि इस साल जो फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, नॉट नेसेसरी कि नेक्स्ट ईयर परफॉर्मेंस सेम रहेगा, तो वेरी करता है। ठीक है, क्लास में जो फर्स्ट बॉय है वो तो टॉप है ना, टॉपर है ना। अब जो सेकेंड बॉय है, जो थर्ड बॉय है, जो फोर्थ बॉय है, वो लोग क्या चाहता है, वो लोग चाहेगा हमेशा फर्स्ट को बीट करे, टॉप प्लेस पे जाए, है ना। सेम लाइक जो फंड मैनेजर एक नंबर में मेंटेन कर रहे हैं अपना फंड, जो परफॉर्म कर रहा है एक नंबर पे, उसके अलावा बाकी जो फंड्स है वो लोग क्या चाहेगा, वो लोग चाहेगा और अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो टॉप पोजीशन में जा सके। तो मैंने अपना फंड टॉपिक का नाम दिया है टॉप म्यूचुअल फंड्स इन 2021। अब एक हिसाब से ये फंड्स बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर भी मैंने कुछ इस तरह से दिया है जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस उसका अच्छा है, जो कि मैंने देख के दिया है पिछला 5 साल का परफॉर्मेंस देख के। तो अभी का देखोगे तो 1 साल का परफॉर्मेंस देख के तो अभी लास्ट मार्च में वैल्यू गिरा था, 20 का मार्च में वैल्यू गिरा था, तो सभी फंड गिर गए थे। अभी सबका वैल्यू टॉप में पहुंच गया, सेंसेक्स 52,000 में पहुंच गया, निफ्टी ऑलमोस्ट 16,000 पहुंचने वाला है, 15,900 समथिंग में हाईएस्ट वो टच किया है। तो अभी जो हम लोग को मैं जो फंड जो चूज किया है वो फंड में क्या होगा, आपको करीब करीब बेस्ट परफॉर्मिंग फंड मिल जाएगा, जो कि पिछला 5 साल का परफॉर्मेंस को मैंने देखते हुए फंड्स को चॉइस किया है, चूज किया है। सो आप देख सकते हैं क्या क्या फंड किया गया है। अभी म्यूचुअल फंड स्कीम क्या क्या है ये आपको जानना है, तो चलिए धीरे धीरे टॉपिक पे आ जाता है। तो फर्स्ट पार्ट है म्यूचुअल फंड्स में जो स्कीम्स अवेलेबल होता है, वो स्कीम्स होता है फर्स्ट इक्विटी ऑप्शंस, देन डेब्ट ऑप्शंस, देन हाइब्रिड ऑप्शंस, देन अदर्स उसमें लिक्विड भी आ जाता है आपका, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मोस्ट रिस्की पार्ट इज इक्विटी। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न करोगे। देखिए शेयर मार्केट में रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है। आप अगर शेयर में इन्वेस्ट करना चाहोगे, स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका रिटर्न का चांस ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड ऑल्सो। बट वही बोला ना, पूरा दिन रहना पड़ता है वहाँ पे, आपको टाइम देना पड़ेगा, कब कौन सा स्टॉक का वैल्यू गिर रहा है, कब कौन सा स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है, आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बाई चांस किसी स्टॉक का वैल्यू गिर रहा है तो आपको वहाँ पे बेच के निकल जाना पड़ेगा, या कुछ वैल्यू बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, वो कितना सैचुरेशन पॉइंट है, वहाँ पे आपको सेल ऑफ करना पड़ेगा, बहुत कुछ है। वो अगर ध्यान में ना रख पा रहे हो, देन यू कैन स्विच टू म्यूचुअल फंड्स। सो नेक्स्ट, ये म्यूचुअल फंड्स का कैटेगरी क्या क्या है। ये म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे कैटेगरीज है, मैंने 10 कैटेगरी यहाँ मेंशन की है। नंबर 1 लार्ज कैप फंड्स, देन मिड कैप फंड्स, देन स्मॉल कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, फोकस्ड फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, ईएलएसएस और टैक्स सेवर फंड्स। वैसे ये वाला स्कीम वो लोग चूज कर सकते हैं जो लोगों को टैक्स सेविंग करना है। जैसे टैक्स सेविंग के लिए आप लोग 5 ईयर टीडी कर सकते हो, आप लोग एलआईसी में इन्वेस्ट करते हो, जो कि मेरे हिसाब से यूजलेस है। आप ऐसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी, केपीपी ये सब इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रोविडेंट फंड स्कीम्स है। ये म्यूचुअल फंड की तरफ से ये एलआईसी स्कीम भी दिया गया है, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन है सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स, देन वैल्यू फंड्स। मैं ब्रीफ बोल देता हूँ। लार्ज कैप माने जो लार्ज कैपिटल स्टॉक्स में जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, सेम लाइक मिड कैपिटल फंड इन्वेस्ट करता है, सेम लाइक स्मॉल कैटेगरी फंड इन्वेस्ट करता है, स्मॉल कैप फंड्स। देन लार्ज एंड मिड कैप माने इट्स इवन रेशियोज बिटवीन लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरीज। मल्टी कैप मींस इट्स इक्वली पॉइज्ड बिटवीन इक्विटी, large caps, mid caps and small caps. Same like focused. Focus is another good concept. Focus में क्या होता है, पर्टिकुलर एक नंबर पे वो कॉन्सेंट्रेट करता है। मान लो कोई फंड 35 शेयर्स में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो 35 शेयर्स के ऊपर उसका परफॉर्मेंस ग्रो करेगा। फ्लेक्सी कैप फंड्स इज इक्विवेलेंट विद फोकस्ड टू सम एक्सटेंट, फोकस्ड और मल्टी कैप्स। ईएलएसएस टैक्स सेवर मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है, जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो बाकी फंड्स में आप जब चाहे निकल सकते हो, हाँ 1 साल से पहले निकलने से आपका 1% एग्जिट रहेगा।
बट 1 साल के बाद निकलने से आपका कोई एग्जिट लोन नहीं लगेगा। लेकिन ELSS व टैक्सेबल फंड्स में आपको निकलने के लिए 3 साल वो पैसा को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना हमेशा, 3 साल से पहले आप निकल नहीं पाओगे, चाहे वो पैसा कितना भी डूबे। 3 साल के बाद आप निकल सकते हो। सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स लाइक कुछ सेक्टर वाइज, बैंकिंग सेक्टर में कोई फंड्स है, कोई एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में है, कोई आपका क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, कोई फार्मा सेक्टर्स में है, इस तरह से। देन वैल्यू फंड्स इज जो स्टॉक्स अभी फिलहाल उतना खास आपका ग्रोथ नहीं है, लेकिन उसका अपॉर्चुनिटी अच्छा है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, उस तरह का फंड में अगर कोई अगर फंड है जिसमें फंड मैनेजर वो स्टॉक चुन के रखा है जो कि बाद में बढ़ेगा, उस काइंड ऑफ स्टॉक है वैल्यू फंड्स, जो कि मैंने लास्ट में रखा है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। तो मैंने सीधा क्या किया, मैंने टॉप हर एक कैटेगरी का टॉप फंड्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। आप हर एक कैटेगरी का फंड नोट डाउन करने से पहले एक चीज मैं दिखा दे रहा हूँ, सब में देखिए मैंने डायरेक्ट प्लान करके रखा है। क्यों? एक्चुअली जो भी फंड्स हो वो 2 तरह का होता है, डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान। ठीक है, 2 तरह का फंड होता है, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। अब डायरेक्ट प्लान क्या होता है, रेगुलर प्लान क्या होता है? देखिए मार्केट में म्यूचुअल फंड के लिए बहुत सारे आपका इस लाइक ब्रोकर्स है, जो लोग वो जो फंड मैनेजर है वो लोग तो है, प्लस ये लोग भी अपना फंड को मैनेज करने के लिए मैनेज कर रहे हैं। बिकॉज देखिए फंड मैनेजर तो कौन पहचानता है, एक फंड मैनेजर जो मेन जगह में बैठा हुआ है। अब पूरा इंडिया में वो फंड मैनेज हो रहा है, तो पूरा इंडिया में वो अगर किसी को क्वेरी करना है वो लोग कहाँ जाएगा, वो सब कैटेगरी सब जो ब्रोकर्स है वो लोग के पास जाएगा, जो लोग फंड को फर्दर मैनेज करेगा। सो वो लोग क्या करते हैं, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं। सभी फंड्स का कुछ चार्जेस होता है, मेंटेनेंस चार्जेस होता है, जो चार्जेस 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक तो जो मेन फंड मैनेजर है वो लोग तो कुछ पैसे ले गए, कुछ परसेंटेज ले गए, प्लस वो रेगुलर फंड मैनेजर जो है वो लोग भी पैसा लेगा। तो रेगुलर फंड खरीदने से आपका क्या होता है, आपका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्ट प्लान अगर खरीदने जाओ, उसका मान लीजिए चार्जेस है 1%, वही सेम फंड अगर रेगुलर में खरीदने जाओगे तो उसका कॉस्टिंग हो जाता है 2.2% या 2.5%, वॉट एवर। तो ये जो परसेंट कॉस्ट है ये क्या है, ये एक्चुअली आप अगर 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100 रुपए में 1 रुपए है फंड मैनेजर का कॉस्टिंग, तो आपका कितना इन्वेस्ट हो रहा है डायरेक्ट में, आपका इन्वेस्ट हो रहा है डायरेक्ट में 99 रुपीज। जबकि अगर वो रेगुलर फंड में खरीदने जाओ तो वो आपका इन्वेस्ट हो रहा है 98 या 97.5। ये ध्यान रखना, तो आपका पैसा कम इन्वेस्ट हो रहा है, और आपका पैसा जब कम इन्वेस्ट हो रहा है तो ग्रोथ भी क्या होगा, कम होगा। दूसरा चीज मैंने दिया है ग्रोथ प्लान, एंड सभी ग्रोथ प्लान दिया होगा इनफैक्ट। एक्चुअली वो भी होता है 2 तरह का, एक होता है ग्रोथ प्लान और एक होता है डिविडेंड प्लान। ग्रोथ प्लान माने जहाँ पे वो वैल्यूज हमेशा बढ़ रहा है वो और री इन्वेस्ट नहीं होगा, जबकि डिविडेंड प्लान मीन्स आपको टाइम टू टाइम उसके ऊपर डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड प्लान हमेशा क्या होता है, उतना प्रॉफिटेबल होता नहीं है। और अभी तो वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स लगा है, तो डिविडेंड प्लान में जो डिविडेंड आपको मिलेगा उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, टैक्स तो आपको ग्रोथ भी देना पड़ेगा, लेकिन हर बार टैक्स देने से अच्छा है एक बार में दे। इसमें कुछ ऑप्शंस भी है, 1 लाख ऊपर जाए तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जो टैक्स परसेंटेज 1 साल से ऊपर हो तो 15%, सॉरी 1 साल से ऊपर हो तो 10%, 1 साल के नीचे हो तो 15%। बिकॉज 1 साल से नीचे होने से वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, 1 साल से ऊपर होने से वो लॉन्ग टर्म होगा। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं हम लोग, टॉप लार्ज कैप फंड्स। ये मैंने हमेशा बोल रहा हूँ, ये मैंने लास्ट 5 इयर्स का परफॉर्मेंस देखते हुए यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। आप भी चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए आप कहाँ जाओगे, चेक करने के लिए आप यहाँ पे सीधा मनी कंट्रोल का साइट खोलोगे। मनी कंट्रोल का साइट में आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए मनी कंट्रोल साइट मेरा अपना ओपन करके रखा था, इसमें आपको म्यूचुअल फंड्स ऑप्शन में आपको लार्ज कैप में क्या क्या दिया हुआ है, मिड कैप में क्या क्या, इस तरह से आपको देखिए एच एंड एवरी फंड्स आपको दिया हुआ है।
वैसे यहाँ पे देखिए रैंकिंग वाइज तो ये इस तरह से दिया हुआ है, बट मैंने क्या बोला, ये 2021 का हिसाब से नहीं, पर्टिकुलर मैंने ओवरऑल देख के चॉइस किया है ताकि आपको बेनिफिट मिले। बिकॉज मेरा काम यही है कि आपको ऐसा फंड चॉइस करके देना जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। एंड मैं हमेशा एक बात और मैं आपको बोल रहा हूँ कि रेगुलर फंड में आप इन्वेस्ट ना करके डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट कीजिए। कोई रिस्क नहीं है, कोई झमेला नहीं है, मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं आप। कोई जैसे ऐप्स है लाइक ग्रो ऐप है, लाइक म्यूचुअल फंड्स का जो फंड है उसका जो खुद का वेबसाइट है, खुद का ऐप है, वहाँ पे भी जाके आप अपना पैन नंबर डाल के आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज देखिए आपका पैसा है, आप क्यों एक्स्ट्रा पैसा दोगे। ये अलग बात है रेगुलर फंड मैनेजर ये सुन के थोड़ा गुस्सा तो होगा, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मुझे सच बताना है, मैं सच बता रहा हूँ। तो ये बात सिर्फ एक बात नहीं है कि आपको एक फर्स्ट टाइम के लिए सिर्फ देना पड़ रहा है, ये वो लोगों को हर साल मिलता रहेगा, मतलब हर साल आपका उतना पैसा के ऊपर वो लोगों को कमीशन मिलता जाएगा। एंड दैट्स आप चेक करके देखना कि डायरेक्ट फंड का जो परसेंटेज है, परफॉर्मेंस परसेंटेज है, वो रेगुलर फंड से 1-2% ज़्यादा होने से भी ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ वही कॉस्ट। तो डायरेक्ट लार्ज कैप फंड्स में जैसे इस तरह से आप देख सकते हो, लार्ज कैप फंड्स में ये फंड्स है उसका 5 years परसेंटेज ये दिया हुआ है, मेन फंड मल्टी कैप में दिया हुआ है, लार्ज एंड मिड कैप में दिया हुआ है, मिड कैप इस तरह से दिया गया है, इस तरह से सब दिया गया है। तो आप इस तरह से देख सकते हो, चॉइस करके देख सकते हो। तो मैं अपना हिसाब से जो करके रखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं फर्स्ट चॉइस किया यहाँ पे SBI ब्लू चिप फंड, सेकेंड मीरा एसेट, एवरीथिंग लार्ज कैप, एवरीवन लार्ज कैप एंड डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये टॉप टू बॉटम जितना फंड्स मैंने चूज किया है सब में डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन, सो वो मैं और नहीं बोल रहा हूँ, वो आप मान लीजिएगा। तो फर्स्ट जो स्कीम है SBI ब्लू चिप फंड, नंबर 2 में मैं रखा हूँ मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, नंबर 3 कोटक ब्लू चिप फंड, नंबर 4 HDFC टॉप 100 फंड। वैसे बाकी सब में मैंने 3 करके रखा है, बट इसमें 4 रखा है। अब 4 माने ये नहीं है कि ये नंबर 1 तो ये फर्स्ट सबसे बेस्ट है, ऑल 4 आर बेस्ट। आप जहाँ कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 1 नंबर में SBI ब्लू चिप रखा है तो आपको SBI में लगाना है, बाकी में लगाना नहीं है। आप किसी में लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल 4 आर बेस्ट, ये बेस्ट स्टॉक्स मैंने चॉइस करके, फंड्स मैंने चॉइस करके दिया है आपको, एंड फॉर लॉन्ग टर्म। हमेशा यह ध्यान रखना लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। नेक्स्ट मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स में जो 3 फंड मैंने चॉइस किया है वो है L&T मिड एंड मिड कैप फंड्स, देन एक्सिस मिड कैप फंड, देन HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये बहुत अच्छा फंड है, तीनों फंड बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस वाइज देखोगे पिछला 1 साल का परफॉर्मेंस तो सबका बढ़िया है, पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस का फायदा नहीं है बिकॉज तब मार्केट डाउन था, मार्केट अप हुआ है, तो सबका परफॉर्मेंस अच्छा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछला 5 साल 1 साल में कोई अमीर नहीं बनता है। आपको पैसा होल्ड करना पड़ेगा, आपको पैसा रखना पड़ेगा, तब जाकर वो पैसा ग्रो होगा। दैट्स व्हाई ग्रोथ इज मेंशन्ड, आप ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड एक्चुअली हाईली रिस्की फंड होता है, जो कि आप बहुत सारा फंड देखोगे 1 साल बहुत इंक्रीज हुआ, 1 साल 2 साल और 1 साल बहुत घटा है। तो 2017 में ये सब फंड कैपिटल कहाँ पे था, बहुत डाउन था। 2017 में बोलो, 17 में नहीं सॉरी 18 में 19 में बहुत डाउन था, 20 में बहुत डाउन था। उसके बाद मार्च के बाद ये सब फंड एक डबल हो चुका है पैसा उसका। तो इसमें टॉप कैटेगरी जो फंड्स मैंने चॉइस किया है वो है SBI स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि पहले रिलायंस का नाम से था, HDFC स्मॉल कैप फंड्स, और एक फंड मैं बोल सकता हूँ आप लोग ले सकते हैं जो कि है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। यही बहुत बढ़िया फंड है। तो दीज आर द फंड्स इन स्मॉल कैप। नेक्स्ट आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। ये लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में मैंने रखा है 3 कैटेगरी का, 3 नाम रखा है, बट उसमें से सबसे बेस्ट जो प्लान है वो मैंने 1 नंबर पे रखा है, जो कि मीरा एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड्स, देन है DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, एंड देन है कैनरा रेवोको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। अब देखिए ये जो फंड्स है, एक चीज मैं जो पहले नहीं बताया, जो कि आप ये सब फंड में जो पैसा लगाओगे, कितना पैसा लगाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास अभी कितना पैसा है, जरूरी नहीं आप पूरा पैसा एक बार में बड़ा रकम लगाना है आप लोगों को। आप लोग 2 काम कर सकते हो, एक आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, दूसरा आप SIP कर सकते हो। SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब लमसम माने 1 लाख रुपए आपके पास है, आप 1 लाख रुपए लगाएंगे,
जिसमें रिटर्न तो ज़्यादा मिलता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है कि आपको बाद में पैसा अगर घट गया तो आप क्या करोगे, थोड़ा रिस्क है बिकॉज मार्केट अभी हाई है। तो इन ऑल पर्सपेक्टिव जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बट अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप किस तरह से पैसे लगाओगे। तो दोनों में आप कर सकते हो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मीन्स आप हर एक महीना एक पर्टिकुलर डे में आपका पैसा कट जाएगा, जो भी पैसा लगाना चाह रहे हो। सपोज आप 5,000 करके इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कोई एक फंड, तो हर एक महीना कोई पर्टिकुलर डेट, मान लो 10 तारीख को आपका 5,000 इन्वेस्ट होगा, तो इस तरह से आपका 5,000 कटेगा हर एक महीना। उस तरह से तो फंड ग्रो करेगा। और लमसम माने आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 50,000 एक बार में लगा लिया, वो पैसा एक बार में इन्वेस्ट हो चुका है तो उसका एक करके बढ़ेगा। तो लमसम में पैसा का वो जो ग्रोथ होता है, परफॉर्मेंस जो होता है वो इंक्रीज ज़्यादा होता है, SIP में थोड़ा कम होता है, बट होता है सब में। अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, देन SIP इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर 2 महीना बाद वैल्यू घट गया तो लमसम में तो पैसा घट जाएगा, लेकिन SIP में उतना आपका नुकसान नहीं होगा, वो अपना जितना पैसा घट जाएगा उतना आपको यूनिट ज़्यादा मिलेगा। तो अभी आ जाता है फिर से मल्टी कैप कैटेगरी में। मल्टी कैप कैटेगरी में 3 फंड जो मैंने चॉइस किया है वो फर्स्ट नंबर पे मैंने रखा है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को। नेक्स्ट रखा है मैंने ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड्स, देन इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड्स। ऑल डायरेक्ट, ये बोलने का जरूरत नहीं है मुझे बार बार कि मैंने सभी में डायरेक्ट प्लान चूज किया है। फोकस्ड फंड्स, जो कि मैंने पहले ही कहा था, कुछ पर्टिकुलर नंबर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए 25 स्टॉक्स, मान लीजिए 35 स्टॉक्स, इस तरह से, जिसमें 3 नाम जो मैंने रखा है। फर्स्ट में मैंने दिया है मेरा एसेट फोकस्ड फंड्स, जो कंपेरेटिवली न्यू फंड्स है बट उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। देन एक्सिस फोकस्ड फंड्स, देन फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड्स। ये 3 फंड का मैंने नाम चॉइस किया है। आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने दिखाया है कि आप मनी कंट्रोल के साइड में जाके आप ये सब का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। मैंने बोला है आपका पैसा है, आपको तो थोड़ा चेक करना है कि आपका अपना पैसा लगा रहे हो, आप कितना रुपए लगा रहे हो, आप किस में लगा रहे हो, उसमें फ़ायदा है ना क्या है, आपको देखना है। तो आप देख के आप इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। बट आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिट में पहुंचा देगा। नेक्स्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स। इसमें मैंने 3 कैटेगरी का नाम चॉइस किया, जिसमें बेस्ट फंड्स जो मैंने चॉइस किया है वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स। नंबर 2 में मैंने दिया है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, एंड नंबर 3 में DSP फ्लेक्सी कैप फंड। ये 3 फंड मैंने चॉइस किया है। बेस्ट ऑप्शन अगर आप एक फंड में चॉइस करना चाहोगे तो वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। आप आँख बंद करके देख सकते हो, बाकी फंड भी बहुत अच्छा है, मैंने 3 फंड का नाम रखा है। नेक्स्ट ELSS और टैक्सेबल फंड्स, जो कि मेनली जो लोगों को टैक्स बचाना है, तो 1.5 लाख का जो ATC का डिडक्शंस है वो डिडक्शंस इसमें आपको मिल जाएगा। जिसमें 3 फंड्स मैंने रखा है अपने हिसाब से, जो कि क्वांट टैक्स प्लान, मेरा एसेट टैक्सेबल फंड्स एंड BOI अक्सा टैक्स एडवांटेज फंड। वैसे बहुत सारा फंड्स है, लाइक ABSL टैक्सेबल फंड्स, लाइक एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, बहुत सारा है। वो फंड्स भी अच्छे हैं, लेकिन मैंने जो बोला चॉइस करके मैंने पिछला कुछ साल का 5 साल का परफॉर्मेंस देखते हुए ये सब फंड चूज किया है। क्वांट टैक्स तो नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा है फिर, तो इसलिए मैंने वो फंड को 1 नंबर रखा है। नेक्स्ट सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स, जो कि पर्टिकुलर सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने 3 सेक्टर चूज किया यहाँ पे, 3 सेक्टर में 3 फंड्स मैंने यहाँ पर रखा है। फर्स्ट IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, देन ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड्स, देन क्वांट कंजम्पशन फंड्स। आप लोग सोच रहे होंगे कोरोना का ज़माना चल रहा है, ज़माना ही बोलेंगे, 2 साल से चल रहा है, तो मैंने कोई फार्मा सेक्टर फंड क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा बिकॉज 2 साल तो हो गया, अभी वैक्सीन भी निकल चुका है, सभी निकल चुका है, और फार्मा सेक्टर तो अभी उसका ऑल टाइम हाई में भी पहुँच गया। वैसे टेक्नोलॉजी भी अपना ऑल टाइम हाई में है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी भी IT का काम हो रहा है, बट फार्मा का एक सैचुरेशन पॉइंट है, वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच गया है। दैट्स वाई मैंने फार्मा का फंड यहाँ पे नहीं रखा, मैंने आपके सबसे 3 फंड यहाँ पे चॉइस किया। लास्ट वन इज वैल्यू फंड्स। वैल्यू फंड्स में 3 फंड्स मैंने चूज किया है, जो कि L&T इंडिया वैल्यू फंड्स, टाटा इक्विटी PE फंड्स एंड निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड्स। आप देख सकते हो, बट वैसे मुझे वैल्यू फंड्स इतना खास अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज ये तो बहुत स्लोली मूव करता है एक तरह से।
पर फिर भी ये 3 फंड्स है जो कि हम लोग देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। ओ सॉरी, और एक फंड्स मैंने रखा है, और 2 फंड्स इनफैक्ट। एक्चुअली ये 2 फंड्स मैंने बाद में सिलेक्ट किया था, दैट्स व्हाई भूल गया। तो और 2 फंड मैंने चॉइस किया है, जो कि एक कैटेगरी है कॉन्ट्रा फंड्स, जिसमें 3 फंड्स एज यूजुअल, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा फंड, देन कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड, देन एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये 3 फंड मैंने चॉइस किया है। एंड लास्ट वन इज डिविडेंड यील्ड फंड्स। डिविडेंड यील्ड फंड्स में प्रिंसिपल डिविडेंड यील्ड फंड, यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड। ये 2 कैटेगरी मैंने बाद में सिलेक्ट किया। दैट्स व्हाई फर्स्ट में जो मैंने कैटेगरी दिखाया था उसमें 10 दिखाया था, जो कि एक्चुअली 12 होगा। ये 2 कैटेगरी मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ, उतना खास इम्पोर्टेंट है भी नहीं, आप सबको उतना पता भी नहीं है। मेनली सबको ये 10 कैटेगरी पता है, तो ये 10 कैटेगरी नाम ही मैंने यूज़ किया यहाँ पे। एंड बाकी ये 2 कैटेगरी भी है, आप देख सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन देखना चाहें तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।